हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी जो एसएसटी की क्लासेस है वो कंटिन्यू है। एंड आप सभी को पता है कि जो 6, 7, 8 की हिस्ट्री है वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। जो 6, 7, 8 की जियोग्राफी है वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। पॉलिटी बची है, ये भी क्लास 6 की कंप्लीट हो गई, क्लास 7 चल रही है। तो पॉलिटी को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर सेकंड है ये, और ये जो चैप्टर सेकंड है ये क्लास 7 का चैप्टर सेकंड है प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर सेकंड है, ये पॉलिटी सब्जेक्ट है। और आज का ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। बहुत कुछ हमें यहाँ से सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हमने हाईलाइट कर दिया है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जहाँ पर नोट करने वाला होगा हम आपको बता देंगे, नोट कर लीजिए। और बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, मज़ा आएगा पढ़ने में। आइए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पर अलग अलग तरीके के फ़ोटोज़ देख पा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे जो है कि लोग किस तरीके से बाल्टियाँ सबकी लाइन में लगी हुई हैं पानी भरने के लिए। एक वृद्ध महिला है बेचारी, वो इस तरीके से सब्जियाँ बेच रही है। अस्पताल में इस तरीके से लोग बीमार हैं। और यहाँ पे देखिए जो खाना है वो किस तरीके से एकदम खुले में बन रहा है। और यहाँ भी भीड़ ही लगी है, मुझे लग रहा है दवाइयों की दुकान है। यहाँ पे डॉक्टर एक बच्चे का पैर सही कर रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे हमको नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, इसको समझिए। स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए काम करे, उनका कल्याण हो, है ना, प्रगति हो। और ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से ये कल्याण हो सकता है। यानी कि लोकतंत्र में लोग यही चाहते हैं कि उनकी शिक्षा बढ़िया हो, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं उनको अच्छी मिले, रोजगार मिले, कोई बेरोजगार ना रहे। और जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिल जाए, आवास मिल जाए बेचारों को, है ना। और सड़कें अच्छी हो जाएं, बिजली मिल जाए, और क्या चाहिए हमें, है ना। इतना ही लोग चाहते हैं सरकार से। ठीक है, और फिर इस चैप्टर में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम जानेंगे, समझेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और फिर आप यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है। और ये महिलाएं हैं जो शायद पानी या और कुछ लेकर के जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक नाई है जो बाल काट रहा है, डॉक्टर हैं, ये सब चीज़ें। ये देखिए लोग इस तरीके के घरों में रहते हैं। अब आइए समझते हैं स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है, देखिए स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। कि मतलब हमें कोई बीमारी ना हो, है ना, हमें कभी कोई चोट ना लगे, हम स्वस्थ हैं, फिट हैं। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है कि अगर बीमारी नहीं है तो आप एकदम स्वस्थ हैं। यहाँ जो ऊपर आपने कोलाज देखे हैं, केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़ करके देखा होगा। यहाँ पे जो ऊपर ये दिखाया गया है इसमें कुछ स्थितियां हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ करके देखी गई हैं। लेकिन क्या है कि अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं कि ऊपर दी गई हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से ही है। हर स्थिति का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से ही है भाई। जैसे कि अब इस तरीके के घरों में लोग रह रहे हैं, है ना, तो इस तरीके के घरों में क्या है कि पूरी तरीके से इनको हवा, पानी, रहने की व्यवस्था इनकी अच्छी नहीं है ना। कीट मच्छर सब कुछ होगा यहाँ पे, है ना। इस तरीके के घर हैं, साफ़ सफाई नहीं है। ये नाई बाल काट रहा है, इसके हाथों में ग्लव्स नहीं है, यही उस तरह दूसरे के लगाया होगा, वही बच्चे के लगा रहा है। ये सब समस्याएं हो जाती हैं यहाँ के। अब जैसे एक खाना है बिल्कुल खुले में बन रहा है, ऊपर से चाहे कोई पक्षी आकर के इस पे, है ना, गंदगी कर दे। और ये सब चीज़ें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे भी कोई साफ़ सफाई व्यवस्था नहीं दिख रही है, इसलिए बीमारियाँ घेर लेती हैं आदमी को, इन सब कारणों की वजह से भी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, है ना, फिट एंड परफेक्ट रहेंगे। यदि उनको
साफ बढ़िया पानी मिल रहा है, ताज़ा पानी मिलता है और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल रहा है कि जिसमें कोई प्रदूषण नहीं है। दूसरी तरफ अगर लोगों को भरपेट भोजन ना मिले, उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। भाई जितनी ज़रूरत है उतना आपको भोजन नहीं मिल रहा है ना, और तो आपकी ज़िंदगी घुटन भरी हो जाएगी। इस वजह से भी आदमी बीमार पड़ जाता है। आगे बढ़ेंगे। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी काम करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें, ठीक है, मस्त रह करके करें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा होना चाहिए। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। अगर आप सुस्त रहते हैं, काम करने का मन नहीं करता, टेंशन आपके दिमाग पे है, तो फिर ये स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। हमें क्या होना चाहिए, बस टेंशन नहीं लेनी है, मतलब मस्त लाइफ जीना है, प्रसन्न रहना है, जो है जितना है अच्छा है। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लेते हैं। कहता है कि आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। और यहाँ पे ये जो तालिका के माध्यम से प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना की गई है। ये तुलना की गई है, इसमें यह बताया गया है आपके सामने, संसार भर में, पूरे संसार में भारत में सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। आप नोट कर लीजिए, कहाँ है, सिर्फ भारत ही हमारा ऐसा देश है जहाँ चिकित्सा महाविद्यालय सबसे ज़्यादा है और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। हमारे भारत में लगभग हर साल 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, बिल्कुल जी सही बात है। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर की संख्या काफ़ी कम है। झोला छाप तो बहुत हैं, जगह जगह नुक्कड़ पे बैठे हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। 1991 में यही अस्पताल बढ़कर के 11,174 हो गए। 2017 में ये संख्या बढ़कर के 23,583 हो गई। अब तो और बढ़ गए होंगे 2023 की जो नई रिपोर्ट होगी, है ना, जो बताएंगे आपको कितना होगा। भारत में करीब 5 लाख लोग हर साल तपेदिक यानी टीबी में से मर जाते हैं। 5 लाख। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इतने मरते ही मरते हैं। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं, मतलब विदेशों से लोग हमारे भारत में आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन भारतीय ठीक नहीं हो रहे हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। सरकार सबको पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। संचारणीय बीमारियां पीने के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। जो संचारणीय बीमारियां होती हैं वो पानी के द्वारा एक से दूसरे को पहुंच जाती हैं पानी के माध्यम से। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद अभी पीछे ही पूछा गया था 21 जनवरी में जो पेपर हुआ उसी में 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, है ना, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। ये संचारणीय बीमारियां हैं। कैसी हैं? संचारणीय बीमारियां हैं जो पानी के माध्यम से फैलती हैं। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है सर, और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है, दवाइयाँ बाहर जाती हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बीमारियां घेर लेती हैं। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए फोकस कीजिए यहाँ पे। देखिए, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए भाई। समय पर डॉक्टर चाहिए, समय पर सही बढ़िया दवाई चाहिए। जैसे स्वास्थ्य केंद्र भी हमको चाहिए, अस्पताल बढ़िया हो, परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं भी होनी चाहिए, एम्बुलेंस की सुविधा भी होनी चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ये सभी सेवाएं चाहिए।
ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ और उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है जो चाहिए। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर भी हैं, दवाखाने भी हैं, अस्पताल भी हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं उपलब्ध है, नहीं। हमारे देश में सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं चलती हैं उनको चलाने का पर्याप्त अनुभव भी है, ज्ञान भी है। और ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को कौन चलाती है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार चलाती है। ठीक है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में सक्षम है, समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में थोड़ा और चर्चा कर लेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति भी हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ भी शामिल हुई हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ हमें ये दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य देने में असमर्थ हैं। ये तो बिल्कुल कतई विरोधाभास लग रहा है ना। मतलब अस्पताल है, स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रही है। ये तो विरोधाभास है जो हमारी अपेक्षाओं की विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। सबको हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, है ना। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में अक्सर ये कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा और अभी बाद में देखते हैं। चलिए, अब ये एक फ़ोटो आपके सामने है। कहता है सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। एक तो बेचारा आदमी बीमार है, ऊपर से लंबी लाइनों में खड़ा होकर और ज़्यादा बीमार हो जाता है ना। तो ये भी एक ठीक बात नहीं है। अब एक इलाज का खर्च, ये एक कहानी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि दो बच्चे हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दवाई लेने जाता है प्राइवेट में, एक जाता है जो सरकारी में जाता है। अब प्राइवेट वाला कहता है कि मैं गया दवाई लेने, वहाँ मुझे बहुत बढ़िया जो मैंने डॉक्टर से बताया कि ये हो गया है, तो उन्हें लगा कि ठीक है। उन्होंने अपनी सब जांचें लिख दी, हमारी जांच होकर के 1 घंटे में रिपोर्ट आ गई, हमें तुरंत दवाइयाँ मिल गई, बहुत बढ़िया फैसिलिटी, पंखे चल रहे थे, गाने बज रहे थे, बहुत बढ़िया सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि 5 स्टार होटल है ये। तो डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएँ यहाँ मिलती हैं। और रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था, सब कुछ कितना साफ सुथरा जगमग जगमग हो रहा था। हॉस्पिटल प्राइवेट था ना। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, है ना। सरकारी में जाओ ऐसे बात करते हैं जैसे दुश्मन हो। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाक किया, मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे टेस्ट के नतीजे आ गए, हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में, ये कह रही हैं जब ये इनका खून निकाल रही है महिला, तब ये इनसे बात कर रही हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 बार लेनी है, सफ़ेद वाली सोने से पहले। ये शरीर के दर्द के लिए है, ये एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, अभी मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा। जब इतनी सुविधाएं होंगी, डॉक्टर इतने प्यार से बात करेंगे तो आधा तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आधी समस्या। फिर यहाँ पे दूसरा आता है जो सरकारी अस्पताल में दवाई लेने जाता है। वो कहता है कि जो हमारा अस्पताल है वो तुम्हारे जैसा अच्छा तो नहीं है। हम और जो है कि हम वहाँ दवाई लेने गए, पहले तो बहुत लंबी लाइन में खड़े रहे, हमने पर्चा बनवाया,
और फिर जो है कि रिपोर्ट आई, फिर डॉक्टर के पास गए तो पता लगा वहाँ डॉक्टर ही नहीं है ना। तो अब ये कह रहा है कि इस तरीके से दो चीज़ें होती हैं, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। कहानी के माध्यम से आप समझ गए कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो वर्गों में बांट देते हैं, एक तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, दूसरी निजी स्वास्थ्य सेवाएं हो गई। सार्वजनिक आपकी सरकारी हैं, निजी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। आइए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में समझ लेते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर, गांव के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां अक्सर एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक भी होता है और इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वो था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विश्व सरकारी अस्पताल होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान होंगी, सबको यहाँ पे लाभ मिलेगा। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में दे देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। भाई सबका टैक्स जा रहा है सरकार को, है ना, तो ये सुविधाएं सबके लिए हैं, कोई भेदभाव नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि अच्छी स्वास्थ्य दो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा दो, निःशुल्क दो, बिना पैसे के दो, बहुत कम कीमत पर दो, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। इतनी बात क्लियर हो गई। स्वास्थ्य सेवाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा ये असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए, मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित ना होने दें, पानी इकट्ठा ना होने दें। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, सरकार का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? संविधान के अनुसार सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है लोगों के हित को सुनिश्चित करना, लोगों के हित की बात हो, लोगों का हित हो और सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें। देखिए यहाँ पे एक फोटो है जहाँ पे लिखा हुआ है गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती है एक डॉक्टर है। चलिए, संविधान की बात हो गई। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा है कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित होनी चाहिए। इमरजेंसी में भी डॉक्टर को देखना चाहिए। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ये तो हो गए सार्वजनिक जो सरकार चलाती है। अब यहाँ से हम बात करते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं की। देखिएगा, निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं? हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में।
पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय यानी कि RMP मिल जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। ये भी अब यहाँ पे एक फ़ोटो और है। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत है। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव नहीं है। एक रिपोर्ट आई जिसमें कह रहा है कि 10 लाख बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं इस तरीके से संक्रमण से। आगे बढ़ेंगे। जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व या सरकार का नियंत्रण या सरकार का अधिकार नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन देना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का एक कमरा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? देखिए, हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं बढ़ रही हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं, प्राइवेट चीज़ें ही मिल पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत महंगे हैं, दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए अक्सर ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अक्सर देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह दे देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, छोटे से इलाज से भी आदमी ठीक हो सकता है, लेकिन उसको दुनिया भर की चीज़ें बांध देंगे, ये भी खाओ वो भी खाओ। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम, शुद्ध रासायनिक नाम ही उपचार पर्चे में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति और उपयुक्त रूप में होनी चाहिए। विधिवत मतलब एक इसका सही फॉर्मूला हो और ये दवाई काम की होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात के लिए होती। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से समझिए। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। ओनली 20%। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई उनको भी होती है। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। गरीब परिवार में इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं, अच्छे पोषक तत्व तो मिल नहीं पाते, बॉडी उनकी अच्छे से काम करती नहीं है। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना भी अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, जबकि इसको पैदल चलने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। आवश्यकता कहने का मतलब आवश्यकता तो है, लेकिन इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस आनी चाहिए, है ना। इस महिला को ले करके जाएं, है ना। तो कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के तौर पर महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते, वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। क्या किया जा सकता है?
इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। ये सरकार का दायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर काम करना आवश्यक है और ऐसा करना संभव भी है। आगे बढ़ेंगे। केरल का एक अनुभव है आपके सामने, वो भी शेयर करते हैं। केरल का क्या अनुभव है भाई? देखिए, 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध करके उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गाँव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है और ये जो समस्याएं हैं उनको दूर होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये केरल का एक अनुभव है छोटा सा। कोस्टारिका का तरीका देखिए। कोस्टारिका, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझेंगे। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ध्यान दीजिए, अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कौन सा है? कोस्टारिका। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट। वे देश में सेना नहीं रखेंगे, वे देश में आर्मी नहीं रखेंगे, सेना नहीं रखेंगे, सिपाही नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि हम सेना नहीं रखेंगे, इससे जो पैसा हमारा बचेगा वो हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे और जो लोगों के लिए ज़रूरती चीज़ें हैं, पानी वानी, उस पर हम खर्च करेंगे। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं, सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग भी। स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान भी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ शब्द हैं, इनको समझ लीजिए। शब्द हैं जैसे सार्वजनिक क्या होता है? वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो इन पर सवाल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निजी, ये वो सेवा या कार्य है जो किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है। प्राइवेट। चिकित्सा पर्यटक, ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। संचारणीय बीमारियां 21 जनवरी में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, जैसे पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से भी ट्रांसफर हो जाती हैं। ओपीडी, यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप होता है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत को नैतिक आचार कहते हैं। जेनेरिक नाम क्या होता है? दवाइयों के रासायनिक नाम होते हैं। ये दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं कि इस दवाई में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग की गई है। ये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बाकी सारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से वीडियोज़ को सीक्वेंस में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।